मौलिक अधिकार में हम चर्चा करेंगे अब स्वतंत्रता का अधिकार। अभी इसके पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे समानता का अधिकार, यही ना? कहाँ कहाँ हम समान, इसकी चर्चा हुई। अब हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार कि हमारी स्वतंत्रता है क्या। पहले हम स्वतंत्रता को समझ लें। स्वतंत्रता है क्या? स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं है, स्वतंत्रता मनमानी नहीं है। स्वतंत्रता की सीधी सीधी बात हमें आपको समझ में आनी चाहिए। जहाँ से दूसरे की स्वतंत्रता प्रारंभ हो जाती है वहीं से हमारी स्वतंत्रता का अंत हो जाता है, ठीक है ना? जहाँ से दूसरे की स्वतंत्रता प्रारंभ होती है वहीं से हमारी स्वतंत्रता का अंत हो जाता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मेरी जो मर्जी, हमारी जो इच्छा हो हम सो करेंगे, ऐसा नहीं। और स्वतंत्रता का अभिप्राय यह भी नहीं है कि बंधनों का भाव, कोई बंधन नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता बेलगाम नहीं है, स्वतंत्रता अनुशासनहीन नहीं है। स्वतंत्रता में नियंत्रण है, स्वतंत्रता में कानून है, स्वतंत्रता में विधि है, ठीक है ना? ये प्रारंभिक चीज़ थी। हम इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या है। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 19 से 22। गिनो कितना हुआ? 19, 20, 21 और 22, 4। कितना हो गया? 4। और कानून के समक्ष समानता का अधिकार में कुल कितना है? 5। कितना है? 5। और स्वतंत्रता के अधिकार में कितना है? 4। आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक ध्यान रहेगा। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक एक प्रमुख लाइन है, इसको आप नोट कर लो। इसको नोट कर लोगे, उसके बाद प्रायः आगे जितनी भी चीज़ें आएंगी उनमें इसको आप जोड़ सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। भारतीय संविधान का उद्देश्य, भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है। स्वाधीनता सुनिश्चित करना है, ये उद्देश्य बता दिया गया। और संविधान का अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल नंबर 19। कौन सा महत्वपूर्ण है? आर्टिकल नंबर 19, ठीक है ना? सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मौलिक संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। कितनी? 7। अर्थात 19 में भी 7 पॉइंट थे। अनुच्छेद 19 में भी कितनी स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? 7। और इसमें छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी। कौन सी स्वतंत्रता? संपत्ति की स्वतंत्रता। लेकिन संपत्ति की स्वतंत्रता अब क्या हुआ? मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। क्या किया गया? हटा दिया गया। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई है। अतः अब नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं ही प्राप्त हैं। कितनी? 6। जो आर्टिकल नंबर 31 जब हटाया गया तो आर्टिकल नंबर 19 में जो 7 स्वतंत्रताएं दी गई थीं उसमें से संपत्ति से संदर्भित जो नियम था उसे भी समाप्त कर दिया गया। ये चीज़ ध्यान में रहेगी ना? अब आ जाओ, देखो कौन कौन से वे 6 बचे हैं। आर्टिकल नंबर 19 में वह 6 बिंदु कौन कौन से, ठीक है ना? केवल आर्टिकल नंबर 19 में केवल 19 ही नहीं है, 19 में भी कुल कितने पॉइंट हैं? 6। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है जो हमारे मौलिक अधिकार में हमें दी गई है। नंबर 1 में आप उसमें लिखिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। यही बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंध में है। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 जनवरी 1995 के ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में शिक्षित करने, सूचना देने और मनोरंजन करने का अधिकार सम्मिलित है। नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता असीमित रूप में प्राप्त नहीं है, वरन इस स्वतंत्रता को अपमान लेख और वचन, न्यायालय अपमान, शिष्टाचार या सदाचार पर आघात और राज्यों की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में सीमित किया जा सकता है। प्रमुख बातें, विभिन्न अखबार पढ़ते हैं आप? अखबार, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना? तो वह जो न्यूज़पेपरों का प्रकाशन होता है वह भी आर्टिकल नंबर 19 के तहत ही है। ये बात समझ में आ रही है? सभी लोग अखबार प्रकाशित कर लोगे? सभी लोग? अनुमति लेनी पड़ती है उसके लिए। आप अनुमति ले लोगे तो आप न्यूज़पेपर निकाल सकते हो, अखबार निकाल सकते हो, ठीक है। AIR, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, आपने सुना होगा, आकाशवाणी है, सुना है ना? यह भी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही संचालित है, आर्टिकल नंबर 19 के तहत ही। बहुत ही विस्तार है आर्टिकल नंबर 19। इतना ही नहीं, दूरदर्शन देखते हो? टीवी, दूरदर्शन, DD1 या विभिन्न चैनल, तो वह भी आर्टिकल नंबर 19 के तहत ही है। किसके तहत है? आर्टिकल नंबर 19, जिसमें दिया गया है विचार और अभिव्यक्ति। क्या दिया गया है? विचार और अभिव्यक्ति। हम अपना विचार लोगों के समक्ष रख सकते हैं। अभिव्यक्ति, अपना विचार लोगों के समक्ष रख सकते हैं। यह अधिकार आर्टिकल नंबर 19 में दिया गया है, जिसमें विभिन्न समाचार पत्रों का प्रकाशन, आकाशवाणी, दूरदर्शन, यह सब इत्यादि उसमें शामिल है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी जो मर्जी होगी वहीं लिख देंगे, या मेरी जो मर्जी होगी उसी को हम किसी से कह देंगे, ऐसा नहीं है। जो नियम संगत है, स्वतंत्रता उतनी ही है। पहले भी हमने बताया कि स्वतंत्रता उतनी ही है जहाँ से दूसरे की स्वतंत्रता प्रारंभ हो जाती है। अर्थात हमारी स्वतंत्रता का अंत वहीं हो जाता है जहाँ से दूसरे की स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। क्या होती है? प्रारंभ होती है, ठीक है। एक देखो, सूचना का अधिकार काफ़ी चर्चा में रहता है। सूचना का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या करते हुए इस बात पर बल दिया है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना प्राप्त करने का अधिकार सम्मिलित है। सूचना प्राप्त करना, ठीक है, सूचना का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 के तहत ही। आप पत्र लिख करके किसी विभाग से जानकारी ले सकते हैं, कितना धन आया, कौन सा धन कहाँ खर्चा हुआ, पूरा विवरण आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सूचना का अधिकार, ये स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही है। सही सूचना के आधार पर ही विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उचित रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसके महत्व को देखते हुए संसद द्वारा, किसके द्वारा? संसद द्वारा। संविधान हमारा कब लागू हुआ था? 1950 में, ठीक है ना। संविधान हमारा लागू हुआ 50 में। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसद द्वारा 2005 में, कब? नोट कर लो, संसद द्वारा 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। – 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? 2005 में। लागू कब किया गया? 12 अक्टूबर 2005।
लागू कब किया गया? 12 अक्टूबर 2005। इतना ही नहीं, इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने, किसने? केंद्र सरकार ने 5 सदस्यीय केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया। कितने सदस्यों का? 5 सदस्यीय। नोट कर लीजिए इसको, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया, जिसमें कितने सदस्य होंगे? 5। कितने होंगे? 5। ठीक है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सरकार के किसी मामले में 10 रुपये के आवेदन शुल्क के साथ, जो नियमावली है उसकी चर्चा कर रहे हैं आपसे, 10 रुपये के आवेदन शुल्क के साथ ही कोई भी सूचना मांग सकता है। आवेदन में सूचना प्राप्त करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। सरकारी कार्यालयों को 1 माह में मांगी गई सूचना देना आवश्यक है। सूचना देने में विलंब करने अथवा सूचना न देने पर संबंधित अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन तथा अधिकतम 25,000 रुपये का दंड आरोपित किया जा सकता है। जैसे आप किसी सूचना मांगो, ठीक है, आप सूचना मांग सकते हो, किसी से भी कुछ भी मांग सकते हो। कुछ भी मांगने का मतलब कि नियम संगत हो। किसी की व्यक्तिगत निजी जो सूचनाएं उसको आप नहीं मांग सकते हो, है ना। तो सार्वजनिक सूचनाएं उसको आप मांग सकते हो। जिससे निजता का उल्लंघन होता है, ऐसी सूचना आप नहीं मांग सकते। जैसे विद्यालय है आपका, विद्यालय के संदर्भ में अगर सूचना मांगना है तो 10 रुपये का टिकट लगेगा, पोस्टल आर्डर, उससे आप मांग सकते हो कोई भी चीज़। तो विद्यालय में कुल कितने कमरे हैं, विद्यालय के पास अपनी ज़मीन कितनी है, कुल कितने शिक्षक हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं, इसकी जानकारी देना विद्यालय की बाध्यता होगी। और कितने दिन के भीतर? 1 महीने के भीतर। कितने दिन के भीतर? 1 महीने के भीतर। अगर 1 महीने के भीतर नहीं देते हैं तो 1 महीने से जब ऊपर होगा तो प्रतिदिन 250 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। किसको? जो जानकारी नहीं दे रहा है। 250 रुपये, 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। और अधिकतम कितना? 25,000। कितना? 25,000। प्राय लोग जानकारी दे देते हैं। जब जिससे मांगा जाता है जानकारी तो 1 महीना बीतते बीतते लोग जानकारी देते हैं कि पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। अब आगे देखो, यह क्यों सूचना इस तरह से देने का अधिकार आम पब्लिक के लिए बनाया गया, ताकि विविध प्रकार की जो सूचनाएं हैं लोगों को आसानी से मिल जाए। और इतना ही नहीं, जो काम काज है उसमें पारदर्शी बना रहे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और नागरिक अपने अधिकारों का पूरा उपभोग कर सकें, कर्तव्यों की रक्षा कर सकें। न्यायालय ने 2015 में अपने निर्णय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 66A को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया है कि यह अस्पष्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से विचार व व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाती है। ये कौन सा आर्टिकल है? 19। कौन सा है? 19 में ही अभी नंबर 1 की बात हुई। 19 में ही नंबर 2 में चलो, नोट करो इसको। अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अस्त्र शस्त्र जानते हो ना? अस्त्र शस्त्र, अस्त्र क्या है? लाठी है, भाला है ना। शस्त्र तलवार नहीं है, अस्त्र में ही तलवार है। शस्त्र में जिसमें बारूद इस्तेमाल होता है, गोली इस्तेमाल होती है, वह शस्त्र है। ठीक है। इसके बिना अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। बिना अस्त्र शस्त्र के आप शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं। यह अधिकार है। व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्ण और बिना किसी शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है। उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि स्वतंत्रता असीमित है। स्वतंत्रता असीमित नहीं है, उस पर वह आगे रोक भी लगाता है। ऐसा कोई प्रदर्शन, ऐसा कोई कार्यक्रम, ऐसा कोई सम्मेलन आप नहीं करेंगे जिससे सार्वजनिक सुरक्षा के हित में
व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित, सार्वजनिक सुरक्षा को अगर खतरा उत्पन्न होगा तो इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है ना। नंबर 3, समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। संविधान द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगाता है। इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करे अथवा सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को भंग करे। समुदाय बना सकते हैं जिससे देश का हित हो, अहित नहीं, समाज का हित हो। अगर देश का अहित होगा या सार्वजनिक शांति भंग होने का अंदेशा होगा तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। नंबर 4 नोट करिए, भ्रमण की स्वतंत्रता। भ्रमण की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत क्षेत्र में घूम सकते हैं। ठीक है ना। संपूर्ण भारतवर्ष में कोई भी भारत का नागरिक क्या कर सकता है, घूम सकता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए अनुमति लेना पड़ेगा उसके लिए उसे अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, परंतु उसके घूमने से अगर किसी प्रकार की किसी को दिक्कत होगी तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता। दिक्कत का मतलब क्या है, जब वह सार्वजनिक अशांति की स्थिति पैदा होगी, ऐसी दशा में उस पर प्रतिबंध या रोक लगाई जा सकती है। नंबर 5, निवास की स्वतंत्रता। नंबर 5, निवास की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में रहने बस जाने की स्वतंत्रता है। भ्रमण और निवास के संबंध में, निवास करने की स्वतंत्रता पूरे भारतवर्ष में, भ्रमण और निवास के संबंध में यह व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई इकहरी नागरिकता का अनुरूप है। हमारी नागरिकता क्या है, इकहरी। कौन सी नागरिकता है, हम कहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक। कहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। अर्थात हमारी एक नागरिकता है, हमारी दोहरी नागरिकता नहीं है। हम सब भारत के नागरिक हैं। कहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। एकहरी नागरिकता है, इसलिए हम पूरे भारतवर्ष क्षेत्र में कहीं भी निवास कर सकते हैं। ठीक है ना। भ्रमण एवं निवास की स्वतंत्रता पर भी राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हित में उचित प्रबंध लगा सकता है। ठीक है ना। जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, परंतु कुछ उसमें अपवाद है। अपवाद का अभिप्राय है, जैसे अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, तो उसकी जगह ज़मीन आप बिना अनुमति के नहीं खरीद सकते, प्रशासनिक अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। क्यों ऐसी व्यवस्था दी गई है, ताकि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, जो लोग अभावग्रस्त लोग हैं, अगर ऐसा नियम न बने तो उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा नियम बना हुआ है। नंबर 6, व्यवसाय की स्वतंत्रता। हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, बशर्ते उस पर कानूनी प्रतिबंध न लगा। आजीविका के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए हम कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं। भारत के सभी नागरिकों को यह मौलिक अधिकार प्राप्त है कि वह कोई भी व्यवसाय कर सकता है। राज्य साधारणतया व्यक्ति को न तो कि कोई विशेष नौकरी, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य करेगा और न ही उसके इस प्रकार के कार्य में बाधा डाले, किंतु इस संबंध में राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि कुछ व्यवसायों के संबंध में आवश्यक वृत्ति या योग्यताएं निर्धारित कर सकता है अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपने हाथ में ले सकता है। व्यवसाय की स्वतंत्रता, आप चाहे कपड़े की दुकान खोलना चाहो, चाहे आप मोची बनना चाहो,
चाहे कॉपी किताब की दुकान खोलना चाहो, सरकार रोक लगाएगी? नहीं लगाएगी, अर्थात यह स्वतंत्रता है। परंतु क्या जो प्रतिबंधित धंधे हैं, जैसे मादक पदार्थों की बिक्री, तो क्या आप बेच सकते हो? आप मादक पदार्थों की बिक्री आप बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। जो प्रतिबंध है वह रहेगा। सामान्यतया जो व्यवसाय है उसमें से आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। राज्य सरकार आपके लिए बाध्य नहीं कर सकती कि आप यही कार्य करो। हाँ, जैसे कल कारखाने होंगे तो उसके लिए नियम होगा, विभिन्न सुरक्षा के उपाय के लिए नियमावली होगी, उसका उसे ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 7 में लिखो, कानून का उल्लंघन न होने तक दंड से स्वतंत्रता। नंबर 7 में है, कानून का उल्लंघन न होने तक दंड से स्वतंत्रता। कानून का उल्लंघन न होने से, अभी जो आपने 6 नोट किए ऊपर पॉइंट, ये सब आर्टिकल नंबर 19 में था। किस में था? हाँ, आर्टिकल नंबर 19 अनुच्छेद 19 में 6 पॉइंट ऊपर के बताए गए। अगला जो अभी बता रहा हूँ उसको सुन लो पहले, ठीक है? जो 7वां आप नोट कर रहे हो, कानून का उल्लंघन न होने तक दंड से स्वतंत्रता। कानून का उल्लंघन न होने तक दंड से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20, अब 21 अनुच्छेद की चर्चा हो रही थी, 19 की चर्चा हो रही थी इसके पहले, जिसमें 6 पॉइंट बताए गए। यह कौन सा अनुच्छेद है? 20। स्पष्ट, कानून का उल्लंघन न होने तक, अर्थात किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। कानून का उल्लंघन करेगा व्यक्ति तभी उसको सज़ा दी जाएगी। अगर किसी ने कानून का उल्लंघन नहीं किया तो उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 20 में है। 8वां पॉइंट नोट कर लीजिए इसमें, जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21, जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21, जीने का अधिकार, जिसको जीने का भी अधिकार बोलते हैं, जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार। किसी व्यक्ति को उसके जीवन, किसी व्यक्ति को नोट कर लीजिए कि है क्या, आर्टिकल नंबर 21 में, किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा निजी स्वतंत्रता से, जीवन तथा निजी स्वतंत्रता से विधि द्वारा, उसके जीवन तथा निजी स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। आगे लिखिए, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978। ठीक है, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को, जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को, स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है।
समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। क्या लिखे? जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसकी मीनिंग समझ लो, आप भाव समझ लो कि मौलिक अधिकार हमारे स्थगित हो सकते हैं विषम परिस्थितियों में। आपातकाल की स्थिति में हमारे मौलिक अधिकार स्थगित हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या हमारे मौलिक अधिकार स्थगित हो सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ। क्या होगा? हाँ। विषम परिस्थितियों में, आपातकाल की स्थिति में, राष्ट्रपति के संकटकालीन के अधिकार, जब राष्ट्रपति जब संकटकालीन अधिकार का प्रयोग करता है, देश में आपातकाल की घोषणा हो जाए, ऐसी स्थिति में जो हमारे मौलिक अधिकार है वो स्थगित हो सकते हैं। परंतु यह आर्टिकल नंबर 21, कौन सा है? 21, यह उन स्थितियों में भी स्थगित नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्टिकल नंबर 21 किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? इमरजेंसी लगेगी तो भी। क्यों? क्योंकि इसमें किसका अधिकार है? जीवन का अधिकार है। किसका अधिकार है? जिंदा रहने का अधिकार है। क्या किसी से आप कह सकते हैं क्या आप अभी थोड़ी देर के लिए मर जाओ फिर जिंदा हो जाना? ऐसा कह सकते हो? क्या करना है? थोड़ी देर के लिए मर जाओ, आज मर जाओ, कल जिंदा हो जाना। ऐसा अधिकार हो सकता है किसी का? नहीं हो सकता। इसलिए यह जो मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 21, जीवन का अधिकार, जीवन के रक्षा का अधिकार, इसे किसी भी परिस्थिति में स्थगित नहीं किया जा सकता। इसकी व्यवस्था किसमें की गई? 44वें संवैधानिक संशोधन में। किसमें की गई? 44वें संवैधानिक संशोधन में। और 44वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था।